नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा। यूपी का चुनावी चक्र जातियों पर आकर रुक गया है। बीजेपी, एसपी, कांग्रेस और बीएसपी सभी अपने अपने हिसाब से जातियों के समीकरण साध रही हैं, लेकिन बीजेपी को सबसे ज्यादा ओबीसी पर भरोसा है। इसलिए पार्टी यूपी की जमीन पर कमल खिलाने के लिए ओबीसी सम्मेलन करने जा रही है। तो सवाल यह है कि ओबीसी पर ही दांव क्यों? यह रिपोर्ट देखिए और समझिए। विकास अच्छा नहीं लग रहा है, वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं। हमसे बेहतर किसी ने नहीं देखा होगा कि जातियों में नफरत अगर कोई फैलाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नफरत फैलाते हैं। यूपी में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, वगैरह वगैरह इलाका में चुनाव है। चलो लोगों को फिर खुशी करने के लिए कोई ना कोई तोहफा के रूप से कुछ दिया जाए। किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों की भावनाओं को भी भड़का रहे हैं। यूपी की सियासी हवा को और तेज करने के लिए सभी दल जातियों पर दांव लगा रहे हैं। कोई ब्राह्मणों पर डोरे डाल रहा है तो कोई मुस्लिम और यादव समीकरण बैठा रहा है, लेकिन अकेले इन जातियों और धर्म के दम पर विधानसभा के राइट साइड में जगह बनाना संभव नहीं है। इसलिए इस बार सबकी नजर ओबीसी वोट बैंक पर है, क्योंकि इतिहास बताता है कि यूपी में सरकार बनाने के लिए ओबीसी वोट बैंक निर्णायक रहा है। एसपी बीएसपी इसी के दम पर कई बार सत्ता का स्वाद चख चुके हैं और 2017 में बीजेपी को भी ओबीसी वोट बैंक की ही बदौलत लखनऊ की कुर्सी मिली थी। दिवाली से पहले यूपी का सियासी पारा हाई होने वाला है। सूबे की चुनावी हवा को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी एक साथ कई प्लान का शुभारंभ कर रही है। पार्टी जहां एक तरफ अपने तमाम बड़े नेताओं को प्रचार मैदान में उतारने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी जातियों के मंत्र से जीत की रणनीति तैयार कर रही है। ओबीसी वोट को साधने के लिए बीजेपी 8 अक्टूबर से लेकर दिवाली तक यानी पूरे 1 महीने जनसंपर्क अभियान शुरू करने वाली है, जिसके जरिए वो अपना वोट बैंक मजबूत करेगी। कहा जा रहा है कि बीजेपी का ये प्रोग्राम 4 चरणों में होगा। पहला चरण सैनी, कश्यप, यादव, विश्वकर्मा, राजभर समेत कई जातियों का सम्मेलन होगा, जो 8 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ में होगा। समारोह में मुख्यमंत्री समेत सरकार और संगठन के बड़े नेता शामिल होंगे। इसके बाद पार्टी का यह प्रोग्राम पूरे सूबे में फैल जाएगा। दूसरे चरण में 100 विधानसभा इलाकों में बैठक होगी। तीसरे चरण में पार्टी 202 बड़ी रैली करेगी। हर 2 विधानसभा में एक रैली का आयोजन होगा। इन रैलियों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी और योगी सरकार के इन जातियों के लिए किए गए कामों को जनता के बीच लेकर जाया जाएगा। आखिरी और चौथे चरण में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता सदस्यता अभियान चलाएंगे। अभियान में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में फिर से कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने अब तक का सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। सूबे में पार्टी 8 अक्टूबर से ओबीसी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेगी, जिससे वो राज्य में जातीय गणित को अपने पक्ष में साधेगी। आपको बता दें कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव, फिर 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ओबीसी वोटों के सहारे ही सत्ता में आई थी। ऐसे में पार्टी ओबीसी वोटर्स को लेकर काफी गंभीर है। केंद्र सरकार ने नीट में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का ऐलान किया है, जिसे यूपी चुनाव में बीजेपी भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। एक नई अंत्योदय की परिभाषा उन्होंने की है मंत्रिमंडल के विस्तार में, कि अंतिम पायदान पर खड़ी हुई कुछ जातियां जो 70 साल में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुई थी, उनको भी मंत्री बनाकर राजनीतिक अंत्योदय किया है और उनको भी सीधे शास्त्री भवन, रक्षा भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, रेल भवन दिखाने का काम किया है। तो ये राजनीतिक अंत्योदय भी है। अगर पिछड़ों को उत्तर प्रदेश में पहचान देने का काम किया तो वो माननीय मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जी हैं। आप अगर उनकी भी शुरुआत आप देखेंगे, उनके भी पीछे जाएंगे, तो अगर बैकवर्डों को पहचान दी तो आज बीजेपी हायर कर रही है, हायर कर रही है। बीजेपी के पास बैकवर्ड नहीं है, हायर कर रही है, दूसरे दलों से हायर कर रही है। आप बताओ, बघेल साहब के मंत्री बना दिया तो बघेल साहब को बीच में हटा क्यों दिया था? बताए ना, हटा क्यों दिया था? और बीच में नहीं, आप जब सांसद बन गए तो क्यों नहीं मंत्री तक तुरंत बनाया? 50 और 60 के दशक में
सोशलिस्ट नेता राम मनोहर लोहिया का एक नारा था, पिछड़ा पाए 100 में 60, मतलब जितनी आबादी उस हिसाब से पिछड़ों को उनका हिस्सा दिया जाए। सामाजिक न्याय की राजनीति को इस नारे ने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लेकिन पिछड़ों के आरक्षण का मुद्दा सामाजिक न्याय और सोशल इंजीनियरिंग से ज्यादा कोर्ट कचहरी और संसद की खींचतान में नजर आया। शायद यही वजह है कि मोदी सरकार ने मामले को कोर्ट कचहरी से बाहर लाकर सीधे राज्यों की झोली में डाल दिया। केंद्र सरकार एक कदम चली तो यूपी की योगी सरकार 2 कदम आगे बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि यूपी में 79 ऐसी जातियां हैं जो ओबीसी में शामिल हैं। योगी सरकार इनको पिछड़ा, अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा 3 भागों में बांटने की कोशिश में है। माना जाता है कि ओबीसी आरक्षण का सबसे ज्यादा फायदा यादव, कुर्मी, कुशवाहा और जाट समुदाय को मिल रहा है। इसी वजह से ओबीसी की दूसरी जातियां भी काफी वक्त से आरक्षण में बंटवारे की मांग कर रही हैं। मोदी सरकार ने इन जातियों की कमजोर नस को पकड़कर आरक्षण का अधिकार राज्यों को दे दिया है। कुछ ऐसे बड़े काम हुए, जैसे ओबीसी का एक कमीशन हुआ करता था जो दंतहीन शक्तिहीन हुआ करता था। शेड्यूल कास्ट का कमीशन बहुत पावरफुल होता था, तो इस कमीशन को संवैधानिक दर्जा देकर के एक बार मैंने पूछा कि जरा एससी कमीशन के चेयरमैन का नाम बताओ, तो सारे बच्चों ने कह दिया पीएल पुनिया। फिर मैंने कहा ओबीसी का चेयरमैन बताओ, तो एक भी बच्चा नहीं बता पाया। और ये ओबीसी के बच्चों से पूछा क्यों है, वो जज साहब थे लेकिन, और पुनिया साहब आईएएस थे, चूंकि वो पावरफुल नहीं था कमीशन, वो दंतहीन शक्तिहीन था, उसको संवैधानिक दर्जा मोदी जी ने दिया है। कि जो मंत्री बनाए गए हैं ये इसका तो एजेंडा साफ, क्योंकि किसान के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर जब लोकसभा नहीं चल पाई तो परंपरा है जब मंत्रिपरिषद का विकास होता है, बढ़ाया जाता है, तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो भी स्थिति रहे वहां मंत्रियों का परिचय कराया जाता है। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि मैं बड़ा नुकसान हो गया, हम मंत्रियों का परिचय नहीं करा पाए। उन्होंने वहीं से एजेंडा फिक्स किया कि हम बैकवर्ड मंत्री बहुत थे इसलिए हम परिचय नहीं करा पाए। ये गलत किया विपक्ष ने, याद होगा आपको मेरे ख्याल से। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बताती है कि यूपी में पिछड़ी जातियों की आबादी 54% है। इसमें मुस्लिम ओबीसी भी शामिल है, लेकिन बड़ी संख्या में हिंदू पिछड़ी जातियों की ही है। इनमें कुर्मी, लोध और मौर्य जैसी गैर यादव ओबीसी जातियों का रुझान बीजेपी की तरफ रहा है। इनके अलावा पिछले यूपी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अन्य गैर यादव ओबीसी वोटर्स का भी रुझान कमल खिलाने पर ही था। आपको बता दें कि यूपी में सबसे ज्यादा 41% ओबीसी हैं, जिनमें कुशवाहा 14%, अन्य ओबीसी 10%, यादव 8%, लोधी 7%, कुर्मी 3% जातियां शामिल हैं। पिछड़ा जिस तरफ जो आपने चला रखा, पिछड़ा जिसकी तरफ होगा उसकी सरकार बनेगी। अब पिछड़ा इस बार समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव की तरफ है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि इन्होंने पिछड़ों को झांसा दिया, बीजेपी ने जुमलेबाजी दी। ये जब माननीय अखिलेश यादव जी सरकार में थे तो कहते थे सारे कलेक्टर यादव हैं। अब मैं यात्रा पे निकला हूं, सामाजिक न्याय यात्रा पे 3 चरण में घूम चुका हूं। किसी जिले में हमें मौर्य का बेटा कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा, कश्यप का बेटा कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा, पाल का बेटा कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा, विश्वकर्मा का बेटा कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा। बघेल साहब के जिले में क्या बोल नहीं रहे राजपाल जी, बोल नहीं रहे। एक मुख्यमंत्री की जात, मैक्सिमम लोग मुख्यमंत्री की जात के लोग बैठे हैं। अच्छा। योगी आदित्यनाथ जी की। हाँ, और थानों में आप गोरखपुर में देखिए 70-80% उनके लोग बैठे। हमारी सरकार को तो बदनाम किया गया था, कहा 58 एसडीएम यादव हो गए। हम मुख्यमंत्री जी से सदन में मांगते हैं, आज तक सूची नहीं उपलब्ध करा पाए। यूपी उन राज्यों में आता है जहां वोट बैंक जातियों के आधार पर बटा हुआ है। पिछड़ी जातियों के बड़े हिस्से का वोट जिसकी तरफ जाएगा, कामयाबी उसके हिस्से में आएगी। यही वजह है कि बीजेपी समेत तमाम पार्टियां ओबीसी के साथ साथ दूसरी जातियों को अपनी तरफ करने में जुटी हुई हैं। कुमार गौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। साल 2014 से पहले ओबीसी समुदाय बीएसपी और एसपी के साथ रहता था, लेकिन 2014 की लोकसभा चुनाव में मोदी ने सारे समीकरण
बदल कर रख दिए। ऐसे में 2022 के चुनाव में एक बार फिर बीजेपी ओबीसी के भरोसे है, तो बाकी पार्टियां भी ओबीसी को पक्ष में करने की तमाम कोशिशें कर रही हैं। जाति और धर्म की राजनीति फैलती है। यहाँ आपको गुमराह किया जाता है, आपको बताया जाता है कि आप इस जाति के हैं, हमें वोट दीजिए। दिल्ली सरकार समाजवादी बनने जा रही है और आप अगर कास्ट सेंसस नहीं करोगे तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कास्ट सेंसस करके दिखा देगी। मुसलमान बच्चियों के लिए कितने स्कूल खोले और जिस तरह का माहौल है, जनता 400 सीटें हराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को। आरक्षण से ज्यादा शायद ही किसी अन्य मुद्दे ने देश की राजनीति को प्रभावित किया हो। आरक्षण का सबसे बड़ा हिस्सेदार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी सभी राजनीतिक दलों की आंखों का तारा बना हुआ है। इस सितारे को चुनाव से पहले तरह तरह से लुभाने की कोशिश काफी वक्त से हो रही है। यूपी ही नहीं, पूरे देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद जो ओबीसी की राजनीति चली, उसमें इस वर्ग की बड़ी जातियों ने, खासकर यादवों ने सत्ता हथिया ली। ओबीसी में जो अति पिछड़े थे उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिली। अति पिछड़ों की इस नाराजगी को बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने दूर किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी में मोदी और शाह ने गैर यादव ओबीसी मतदाताओं, गैर जाटव दलित वोटर्स और सवर्णों को मिलाकर अपना एक सामाजिक समीकरण तैयार किया। यूपी में ये जातीय समीकरण 2014, 2017 और 2019 के चुनावों में बीजेपी के पक्ष में रहा और 2022 में भी कोई ऐसी वजह सामने नहीं आ रही जिसकी वजह से ये वोट बैंक बीजेपी को छोड़कर किसी और के साथ जाए। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 47% ओबीसी वोट मिले, एसपी को 29% और बीएसपी को 9% वोट से ही संतोष करना पड़ा। बात करें बीते 3 चुनाव की तो 2007 के चुनाव में बीजेपी के 55 विधायक जीते, जिनमें 10 ओबीसी विधायक शामिल थे। 2012 में बीजेपी के 47 विधायक चुनकर आए, जिनमें 13 विधायक ओबीसी से थे। 2017 में बीजेपी के 312 विधायक बने, जिनमें 101 विधायक ओबीसी समुदाय से थे। ओबीसी रणनीति के तहत ही बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री तो स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य को मंत्री बनाया। अनुप्रिया पटेल को मोदी सरकार में जगह दी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के साथ गठबंधन किया, क्योंकि पार्टी 2017 से भी ज्यादा सीटें 2022 में लाने के मिशन पर काम कर रही है, इसलिए वो गैर यादव ओबीसी जातियों को साधने की कोशिश में है। जहां तक आपने कहा कि मेरे बिना सरकार नहीं चलेगी, तो बिना निषाद राज के श्रीलंका पर कोई विजय नहीं प्राप्त हुआ था। राम के पास कोई सेना नहीं थी, निषाद राज की सेना जब थी तब श्रीलंका पर विजय प्राप्त हुआ था। उस समय सेनापति निषाद राज थे और निषाद राज अब राम की कैबिनेट में जगह प्राप्त की तब राम राज आया था, तब उसे प्रजा सुखी थी। आज प्रजा दुखी है कि बिना निषाद राज के पहुंचे प्रजा सुखी नहीं हो सकती। उधर सत्ता तक पहुंचने की कोशिश में जुटे अखिलेश यादव भी ओबीसी को साधने की कोशिश में है। पार्टी अपने अंदरूनी संसाधनों या नेताओं की बदौलत तो गैर यादव पिछड़ी जातियों तक पहुंचने की कोशिश कर ही रही है, साथ ही दूसरे दलों के ओबीसी चेहरों और छोटे दलों ओबीसी संगठनों पर नजर बनाए हुए है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पार्टी इस बार बीजेपी की तर्ज पर पिछड़ी जातियों को टिकट देगी। ओबीसी जहां जाता है सरकार उसकी बहुमत की बनती है। उसके उदाहरण है 2000 उत्तर प्रदेश के 5 चुनाव अगर हम देख लें, 2007, 2012, 2014, 2017, 2019, 7 में बहन जी ने जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी तो पिछड़े वर्ग का सहयोग था। 12 में अखिलेश जी आए तो ओबीसी का बड़ा बहुमत मिला और 14, 17, 19 में लगातार हम लोगों को मिल रहा। मैं इसको ऐसे समझाऊंगा, ये बात माननी पड़ेगी, यद्यप जाति जनगणना उजागर नहीं हुई है, लेकिन ये राजनीतिक पंडित जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 50% से ऊपर ओबीसी है। तो मैं एक विश्वविद्यालय में, आगरा कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूं। अगर 10 क्वेश्चन करने को विश्वविद्यालय में आए
और 5 क्वेश्चन आपकी कोई सहायता ना करें तो आप पास तो हो सकते हो मुश्किल में, लेकिन आप टॉपर नहीं हो सकते। तो 7 में जो पूर्ण बहुमत चौधरी साहब का आया, 12 में कश्यप जी का आया, 14 में भाजपा, 17 में भाजपा, 19 में, तो आप इस आंकड़े को कैसे जुटा सकते हैं कि हमें पिछड़ा नहीं मिला लेकिन हमने 325 पाए पिछड़ा। उधर बीएसपी और कांग्रेस भी ओबीसी को साधने की हर संभव कोशिश में जुटी, यानी सभी दल एक ही नाव की सवारी कर 2022 की बैतरणी को पार करना चाहते हैं। ऐसे में देखना यह है कि नाव किसको पार उतारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।